गुड मॉर्निंग छात्राओं। देखो, कल हम चर्चा कर रहे थे आपसे, कल वाली वीडियो के अंतर्गत हम आपसे चर्चा कर रहे थे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है ना, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या उनके उदाहरण होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट तथा दीवारों को सफ़ेदी करने में कौन कौन से यौगिकों का उपयोग किया जाता है, संगमरमर किसे कहते हैं, ऐसे कई प्रकार के टॉपिकों के बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली थी। ठीक है ना। आज हमारा जो रासायनिक अभिक्रियाओं वाला टॉपिक था, उस टॉपिक के अंतर्गत हमने संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को अध्ययन कर लिया। अब हमारा जो आज है नंबर, वो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के बारे में हम आज आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो देखना भाई, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार वाले टॉपिक के अंतर्गत हमारा अगला जो प्रकार है तीसरे नंबर का, वो है अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। देखो छात्राओं, अपघटन या वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है भाई? टूटना, या हम कह सकते हैं अलग होना। संयोजन का मतलब तो था जुड़ना, उसके विपरीत अगर बात करें तो अपघटन या वियोजन का मतलब होता है टूटना। चूँकि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की चर्चा कर रहे थे, तो उसमें तीसरा प्रकार है अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रियाओं के अंतर्गत अभिकारक मिलते हैं, पदार्थ बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इस आधार पर अपघटन अभिक्रिया या वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है ना, या अलग होना। तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, ये एकल अभिकारक होगा, वो टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। देखो, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत तो क्या हो रहा था? संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत तो दो या दो से अधिक उत्पाद थे, अभिकारक थे। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या बना रहे थे भाई? एकल उत्पाद बना रहे थे। यहां पर इसके उल्टा हो जाएगा। यहां पर जो है दो या दो से जो अभिकारक थे, इसमें विपरीत वर्ड जुड़ जाएगा और यहां पर होगा एकल तो अभिकारक होगा, एकल तो अभिकारक होगा, और वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा। कहने का मतलब, जैसे माना कि हमारे पास ये AgCl कोई एक अभिकारक है, और ये AgCl अभिकारक जो है प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे ही इस AgCl को हम प्रकाश की उपस्थिति में लेकर जाते हैं, तो ये AgCl एकल जो अभिकारक है, ये एकल जो अभिकारक है, ये प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की ऊर्जा पाकर के Ag का मतलब होता है सिल्वर, और Cl का मतलब होता है क्लोरीन गैस बना लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एकल अभिकारक AgCl जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है भाई? सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड जो है सूर्य के प्रकाश में जैसे इसको लाते हैं, तो ये इसकी अभिक्रिया होती है सिल्वर क्लोराइड की। एकल अभिकारक था, एक अभिकारक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाएगा।
दो या दो से अधिक अभिकारक कौन है? यहाँ पर ये AgCl एक अभिकारक था, ये प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन या वियोजन। अपघटन या वियोजन का उदाहरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एकल अभिकारक है और एकल अभिकारक टूट रहा है दो या दो से अधिक उत्पादों के अंतर्गत। तो ये उदाहरण किसका हो गया भाई? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया का। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम आपके लिए बताएंगे जिसके अंतर्गत वियोजन अभिक्रिया घटित होगी, ठीक है ना। जिस तरह से हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, उसी आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे अपघटन या वियोजन, ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश आदि घटकों के कारण उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब एकल अभिकारक जो है या तो विद्युत की उपस्थिति में या ताप या ऊष्मा की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में, इन तीनों प्रकार के घटकों से क्रिया कर या एकल अभिकारक को इन तीनों प्रकार के घटकों की आवश्यकता होगी जब वो दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित होगा या टूटेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अपघटन या वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसको संपन्न करने के लिए कुछ घटक होते हैं, जैसे कि ताप है, विद्युत है, प्रकाश है। इन तीनों घटकों के कारण एकल अभिकारक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। तो इस आधार पर अपघटन अभिक्रिया के तीन प्रकार हैं। ये हर बार हमारी बोर्ड की जो एग्ज़ाम लगती है उन गत एग्ज़ामों में यहाँ से खूब प्रश्न बनता है। या तो वो डायरेक्ट ही दे देता है ऊष्मीय या तापीय अपघटन को समझाइए उदाहरण दे करके, या विद्युत अपघटन को समझाइए, तो आपको वहाँ पर उसकी परिभाषा देनी है और उसके क्या लिखने भाई? उदाहरण भी लिखने हैं। या फिर वो डायरेक्ट ऐसे दे देता है अपघटन अभिक्रिया के प्रकाशीय अपघटन प्रकार को समझाइए या विद्युत अपघटन प्रकार को समझाइए, ठीक है ना। कैसे भी वो घुमा करके प्रश्न दे सकता, आपको भाई ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर तीन प्रकार के जो प्रकार होते हैं अपघटन अभिक्रिया के, इनको मैं पहले भी इनके नामों को बता चुका हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो उनके बारे में हमें आगे देखना है। अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार से संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहले है ऊष्मीय या तापीय अपघटन, दूसरा जो प्रकार है वो है विद्युत अपघटन और तीसरा जो प्रकार है वो है प्रकाशीय अपघटन, ठीक है ना। तीन प्रकार से ये अपघटन अभिक्रिया संपन्न होती है। उसमें सबसे पहले नंबर का जो प्रकार है वो है ऊष्मीय या तापीय अपघटन, ठीक है ना। तो ऊष्मीय या तापीय अपघटन के अंतर्गत हम यहाँ पर आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक ऊष्मा देने पर या ताप देने पर अपघटित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मीय या तापीय अपघटन के नाम से जानते, ठीक है ना। नाम से स्पष्ट हो रहा है तापीय या ऊष्मीय अपघटन अभिकारक होगा, अभिकारक के लिए जैसे ही ताप दिया जाएगा, जैसे ही उसको गर्म किया जाएगा तो वो अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूँ ऊष्मीय अपघटन को। जैसे हमारे पास है CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप गर्म करते हो
तो कुछ देर के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या कहते हैं भाई इसको, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड वो एकल अभिकारक है, वो एकल अभिकारक ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो रहा है। कहने का मतलब एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, इसलिए ऊष्मा की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है और ऊष्मा की उपस्थिति में होने के साथ साथ ये एकल अभिकारक टूट रहा है, इसलिए ये अपघटन अभिक्रिया तो है, लेकिन किसकी उपस्थिति में हो रही है, ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए ऊष्मीय अपघटन हो गया। ठीक है ना। तो ये उदाहरण है पहला, ऊष्मीय या तापीय अपघटन। ऐसे ही ऊष्मीय या तापीय अपघटन अभिक्रिया के हम और उदाहरण देखें। यहाँ पर ये FeSO4 जिसको कहते हैं फेरस सल्फेट, क्या कहते हैं भाई, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4 फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट जो होता है इसको गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं तो ये फेरस सल्फेट 3 प्रकार के उत्पादों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है। वो उत्पाद कौन कौन से हैं, तो देखो भाई पहला जो उत्पाद है वो तो है Fe2O3 जिसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, क्या कहते हैं भाई, फेरिक ऑक्साइड। दूसरा जो उत्पाद है वो है SO2 जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और तीसरा जो है उत्पाद वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड जिसको कहते हैं SO3। तो यहाँ पर ये एकल अभिकारक जो फेरस सल्फेट था वो ऊष्मा की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। 2 या 2 से अधिक किन में टूट रहा है भाई, उत्पाद बना रहा है, इसलिए ये ऊष्मा की उपस्थिति में हो गया वियोजन या अपघटन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऊष्मा की उपस्थिति में ये अभिकारक टूट रहे हैं, 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये दोनों प्रकार के उदाहरण किसके हो गए भाई, ये हो गए ऊष्मीय या तापीय अपघटन के उदाहरण। ठीक है ना। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, तो ये तीनों प्रकार के जो उदाहरण हैं इन तीनों प्रकार के उदाहरणों में एकल अभिकारक होगा और वो अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऊष्मीय या तापीय अपघटन। दूसरा जो नंबर आता है बहनों वो है हमारा विद्युत अपघटन। कौन सा अपघटन, विद्युत अपघटन। देखो विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा था ऊष्मा की उपस्थिति में कोई अभिकारक अगर टूट रहा है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है तो वो ऊष्मीय अपघटन। ऐसे ही दूसरा जो प्रकार है हमारा वो है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर बात वही है, वहाँ पर ऊष्मा थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्युत। तो हम देखते हैं एक बार ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक जो है विद्युत की उपस्थिति में द्रव अवस्था में 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जैसे कि जल है, जल है, यदि आपने जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो जल के जो परमाणु हैं या अणु हैं वो जल के अणु जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जल है, इस जल को हमने विद्युत देने पर, जल को क्या करने पर भाई, विद्युत देने पर या विद्युत की अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर ये जल जो है H2O है, ये H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का निर्माण
होता है, इसलिए यहाँ पर ये जल एकल अभिकारक है और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नया 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए ये विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन का उदाहरण हो जाता है। मैंने आपके लिए समीकरण संतुलित करना बताया था, एक बार इस समीकरण को देखते हैं, समीकरण संतुलित है या नहीं। ठीक है ना। आप सभी बहनें बड़ी अच्छी तरह से इस बात को सीख गई होंगी कि रासायनिक अभिक्रिया को जब हम देखते हैं या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको सबसे पहले यही देख लेना चाहिए कि समीकरण हमारा संतुलित है या नहीं। तो देखते हैं एक बार, यहाँ पर ये जल की अभिक्रिया या जब जल के अंतर्गत हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये जल जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, इसलिए ये हो गया विद्युत अपघटन। एक बार समीकरण को देखते हैं, H2 इधर 2 हैं, इधर भी H2 2 हैं, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। तो कहने का मतलब समीकरण अनबैलेंस है, समीकरण असंतुलित है। तो अब इस समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, मैंने आपको कई प्रकार के नियम बताए थे। सबसे पहले बॉक्स करते हैं, बॉक्स के आगे गुणांक के रूप में संख्या जोड़ते हैं, जिधर कम होती है संख्या उधर संख्या ज़्यादा लगाते हैं या जोड़ते हैं। फिर दूसरे परमाणु को क्या करते हैं भाई, संतुलित करते हैं। अगर परमाणुओं की संख्या घट बढ़ जाती है तो दोनों तरफ गुणांक के रूप में लगा करके संख्या को लगाते हैं और समीकरण को संतुलित करते हैं। अब आपको पता लग गया इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर तो उत्पाद वाले पक्ष में ऑक्सीजन पहले से ही ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, अभिकारक वाले पक्ष में कम है, तो इस ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, और हम सब जानते हैं कि जो भी यौगिक है उस यौगिक के आगे हम ना ही तो अपनी मर्जी से लगाते हैं ना ही कुछ हटाते हैं। ठीक है ना। तो इस 2 ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमने H2O के आगे 2 लगा दिया। 2 लगाने पर हाइड्रोजन कितनी हो गई भाई, 4। लेकिन ऑक्सीजन जो हमको संतुलित करनी थी, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गई, लेकिन 2 लगाने पर हाइड्रोजन 4 हो गई। तो जैसे इधर हमने 2 लगाया, 2 लगाने पर 4 हो गई हाइड्रोजन, तो इधर भी आप 2 लगा दो, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन पहले से है ये। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं, यहाँ पर Na1 है, यहाँ पर भी Na1 है, Cl इधर 1 है, इधर 2 है, तो कम किधर है, अभिकारक वाले पक्ष के अंतर्गत, तो इसके आगे 2 लगा देंगे। 2 लगाने पर Na की संख्या 2 हो गई, तो इधर भी हम Na के आगे 2 लगा देंगे, तो 2 Na इधर, 2 Na इधर, 2 Cl और Cl2 पहले से है ही है। तो इस 2 Na के आगे, NaCl के आगे 2 लगाने पर और Na के आगे 2 लगाने पर समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। ठीक है ना। तीसरा जो प्रकार है वो है हमारा प्रकाशीय अपघटन। पहला प्रकार हमने पढ़ा था तापीय ऊष्मा अपघटन, दूसरा प्रकार पढ़ा था विद्युत अपघटन, और तीसरा जो प्रकार है हमारा वो है प्रकाशीय अपघटन। देखो भाई, यहाँ पर प्रकाशीय अपघटन में और तापीय अपघटन में अंतर यह है कि यहाँ पर हमको किसी पदार्थ को गर्म करना होता है, यहाँ पर ऊष्मा या ताप की मात्रा ज़्यादा होगी जब ये अभिकारक अभिक्रिया करेगा, और यहाँ पर स्पेशल में इनका नाम है प्रकाशीय अपघटन। यहाँ पर अगर किसी पदार्थ को आपने प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया, प्रकाश की प्रेजेंसी में किसी पदार्थ को रख दिया, तो वो प्रकाश की ऊष्मा को पाकर ही बहुत जल्दी अभिक्रिया कर जाएगा। तो यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर तो गर्म किया जाएगा किसी पदार्थ को, यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की धूप में आते ही वो पदार्थ अभिक्रिया कर जाएगा। ठीक है ना। तो प्रकाशीय अपघटन किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में प्रकाशीय अपघटन का मतलब वो है कि इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई पदार्थ जो है प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर या प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, इसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको,
AgCl। AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है भाई? सिल्वर क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही आप सूर्य के प्रकाश में लाते हैं, धूप में लाते हैं, तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये Ag के रूप में और क्लोरीन गैस के रूप में अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये AgCl जो एकल अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। किसकी उपस्थिति में टूट रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है, इसलिए ये प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा उदाहरण AgBr। AgBr का मतलब होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है भाई? सिल्वर ब्रोमाइड। इस सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही आप सूर्य के प्रकाश की धूप में लाते हो तो ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर के रूप में, सिल्वर का मतलब Ag के रूप में और ब्रोमीन गैस के रूप में अलग हो जाता है। इससे ब्रोमीन गैस निकलने लग जाती है और सिल्वर जो है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये जो उदाहरण हैं ये तीनों प्रकार की अभिक्रियाओं के उदाहरण हो गए। ऊष्मीय या तापीय अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है ना। एक बार समीकरण को देख लेते हैं। यहाँ पर Ag 1 है, यहाँ पर Ag 1 है, Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो अभिकारक वाले पक्ष में कम है तो इधर हम 2 लगा देंगे। 2 लगाने पर 2 Ag हो गया। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पर 2 Ag, तो यहाँ पर भी 2 Ag, यहाँ पर 2 Cl, तो यहाँ पर भी पहले से क्या है भाई? 2 Cl। दूसरे उदाहरण को देखना। यहाँ पर Ag 1 है, यहाँ पर भी Ag 1 है, यहाँ पर Br ब्रोमीन 1 है और यहाँ पर ब्रोमीन क्या है? 2। तो इस 2 को संतुलित करने के लिए अभिकारक वाले पक्ष में हमको क्या करना पड़ेगा भाई? 2 लगाना पड़ेगा या उत्पाद वाली संख्या को संतुलित करना पड़ेगा। तो इस AgBr के आगे हम जब 2 लगा देते हैं तो Br की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन Ag की संख्या भी कितनी हो गई? 2। तो इधर Ag 2 है तो इधर भी हम क्या लगा सकते हैं भाई? 2। तो कहने का मतलब 2AgBr = 2Ag + Br2। ये हमारा समीकरण क्या हो जाता है भाई? संतुलित हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद कल हम पढ़ रहे थे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में तो हमने आपके लिए बताया था कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के अंतर्गत तो ऊष्मा का निर्माण होता है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब होता है कि अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए ऊष्मा दी जाती है। बाहर से ऊष्मा क्या की जाती है भाई? दी जाती है और जो अभिकारक है वो उसको ग्रहण कर लेता है ऊष्मा को, जब अभिक्रिया क्या होती है भाई? संपन्न होती है। तो यहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब होता है, ऊष्मा छेपी का मतलब तो होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया संपन्न होने पर ऊष्मा निर्मित होती है या ऊष्मा का निर्माण होता है, उससे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न करने के लिए ऊष्मा दी जाती है, तो उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब हमारा एक अभिक्रियाओं का एक टॉपिक जो है अपघटन अभिक्रिया वाला टॉपिक क्या हो गया भाई? समाप्त होता है। आगे हम आपके लिए नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, 3 अभिक्रियाओं के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी टॉपिक को पढ़ाने के बाद अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।